हेलो साथियों, मैं मंजू दुबे अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेट JRF, KVS, NVS, DSSB, नेट JRF में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह हमारा वीडियो हिंदी आजकल के टॉपिक से जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को एक साथ लेकर मैं आने की कोशिश की हूँ, जिसमें से मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, तीसरा वीडियो ये है। सारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज रासो, महाराज पृथ्वीराज रासो में रचना किसकी है? पृथ्वीराज के बारे, चौहान के बारे में। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन 105, पृथ्वीराज रासो के किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? किसकी है बताएंगे? चंद्रवरदाई की है। क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता के। अब यहाँ पर देखो, एक टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस से आंसर चेंज हो रहे हैं, और एक जैसे क्वेश्चन हम एक साथ देखने पर हमारी सहायता होती है और हमें याद करने में आसान होता है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता की भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए, से झुकाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर जी थे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है। हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इरावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करा के उनका एहसान चुकाया। रानी इरावती का ही एक नाम कमला भी है। इरावती नहीं, इंद्रावती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
सूची 1 को देखते हैं। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और कुमार रासो। दूसरी तरफ है रचनाएं। जगनिक, नरपति नाल, दलपति विजय, चंद्रवरदाई। अब विशलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की है। किसकी है? नरपति नाल की है। और दूसरी रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। परमाल रासो जगनिक की है। कुमार रासो दलपति विजय की है। देखो मिलाते हैं। पहला कहाँ है? विशलदेव रासो में 2, तो बी में पहले में ही एक ही में ही 2 है, तो यही सही है। यहाँ पर आंसर हो गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। खुमान रासो का रचयिता कौन है? अभी हम ऊपर देख के आए, कौन था? दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। ये अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग सनों में। हर क्वेश्चन के सामने वो किस परीक्षा में पूछा गया और किस सन में पूछा गया, दोनों मेंशन है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन क्या नहीं? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। क्या नहीं है? सिख साहित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। अगला देखते हैं। व्याख्या देख लीजिए पहले। हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 113 113। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? शुक्ल जी ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने किया। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 114। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या माने थे? 1050 से 1375। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक जस चंद्रिका, आलखंड, भक्तमाल। कौन है? भक्तमाल। नाभादास भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियदास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का गुरु सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। ये है व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। कौन नहीं है? नाभादास नहीं है, भक्ति काल के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास भक्ति के काल सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना, श्रृंगार भक्ति,
अथवा रसिक भावना को लेकर की। ये तुलसीदास के समकालिक थे। ये विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली और बीजक डी भ्रमर गीत। क्वेश्चन पूछा है रचना आदिकाल की है, कौन सी है? विद्यापति पदावली है। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस के परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 118, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस हास्य, वीर, शांत, करुण कौन सा था? वीर रस था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। अगला पॉइंट है, राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। क्वेश्चन नंबर 119, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 14 ग्रंथों की। कितने ग्रंथों की? 14 ग्रंथों की रचना विद्यापति ने की थी। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका का इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व, सार गंगा, वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतना गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। सारी रचनाओं का नाम यहाँ दे दिया गया है। विद्यापति जी की। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। किस में है? मैथिली में है। किस में है? मैथिली में। क्वेश्चन नंबर 121, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्ति पताका। पताका अभी तक लहरी नहीं है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाते हैं? कीर्ति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपरोक्त सभी। तो पदावली से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाते हैं लाए, वह
इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 123, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? विद्यापति ने कही है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये पंक्ति विद्यापति की है। प्रस्तुत उक्ति व्यक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से अभिभूत है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। कौन है? विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसे? विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ये भी विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। इसका आंसर यहाँ पर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं और उसके साथ इसका आंसर भी देखेंगे। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है, यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। क्या थे? सभा पंडित थे। किसके? शिव सिंह के। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थीं: कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव। जब दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारावारुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुँचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुग्ध कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरिश्चंद्र के पुत्र नरसिंह के राजाश्रित रहे। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभाग सार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकार एवं दाय भाग की व्यवस्था की गई। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपनी कीर्ति लता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे, जिनके यशगान में कीर्ति लता की रचना 1403 ईस्वी में की। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। समझे? ये क्वेश्चन देखिए, इसमें राजा जयसिंह भी हैं, नरसिंह भी हैं, शिव सिंह भी हैं। ये एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर को हम क्वेश्चन को सही नहीं मान सकते। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंघ्रिपा, भरथरी, कंढप्पा, कुड़करनाथ। कौन है? सर, चुड़करनाथ। तो कंढप्पा जो हैं ये
नाथपंथी शासकों में शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं पहले। कंडप्पा, सबरपा, लोईपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चूड़करनाथ, भरथरी, जलंधीपाव आदि प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, सबरपा, कुक्कुरिपा, गोविंदचंद। किसका नहीं है? गोविंदचंद का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चूड़करनाथ। कौन थे? आदिनाथ थे। कौन थे? आदिनाथ थे। अगला क्वेश्चन देखिए व्याख्या के साथ। पहले व्याख्या देखेंगे। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतोनाथ और गोपी चंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86, 11, 84, 9। कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। सॉरी, किसकी संख्या? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया है, NVS और TGT दोनों में। क्वेश्चन नंबर 132 नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक, इसमें भी 2 ऑप्शन है, B एंड C। B और C 2 सही है। अगला देखते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है। इस नाथ पंथ के बुलाने पर ने मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए ये बताया गया है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ के पहले अनेक संपादक थे जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ जी थे। कौन था? गोरखनाथ जी थे। क्वेश्चन नंबर 134 आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अड़िंग योग साधना, हठ पूर्वक योग। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का प्रयोग।
तो यही डी राइट है। गोरखनाथ के हठ योग का उद्देश्य था कि हठ योग के सिद्ध सामंत पद्धति इंद्र के अनुसार ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के ढोंग के को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला हिंदी साहित्य में लाया था। क्वेश्चन नंबर 136, हठ योग का उद्देश्य किसने दिया था? गोरखनाथ ने दिया था। किसने दिया था? गोरखनाथ ने। अगला क्वेश्चन 137, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तथा सत्य था क्या? ए ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले 37 की। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उसको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतियों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्णय का बीज मानकर चिंतन कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों का आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ है। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिससे शून्यता एवं करुणा की अर्धता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणा भूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणा भूषित राग अर्थात महाराज शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग हैं। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। क्वेश्चन नंबर 138, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है क्या? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट, संधा। क्या कहा जाता है? संधा कहा जाता है। क्या? संधा। ये भी आया था TGT 2001 में। सिद्ध व्याख्या देखेंगे। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। संधा भाषा वस्तुतः अंतसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है।
क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना मर्यादा चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का वह प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यही सही है, डी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, बाकी नहीं। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजधानी नहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी राजधानी के पश्चिमी भाग की भाषा पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सुरसेन राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रथम पिंगल भाषा में नहीं हुआ, अतः विकल्प डी असत्य है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सत्य नहीं है, बराबर। तो डी क्या है? सत्य नहीं है, इसलिए वही सही है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ऐसे ही वीडियो आपको एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एक साथ चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं हिंदी से संबंधित एक साथ चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जैसे हमने आदिकाल को देखा है, ऐसे ही आगे सभी कालों को देखेंगे। धन्यवाद। और फ्री में